आइए सीधे लिए चलते हैं जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और तालियां जरा मध्य प्रदेश वाली वजन थोड़ी। आपका हृदय से स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी, माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री संजय किशन कौल जी, मध्य प्रदेश की धरती से ही जो आते हैं माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट श्री जे.के. माहेश्वरी जी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीमान रवि मलिमथ जी, आदरणीय विवेक तनखा जी जो चेयरमैन है जस्टिस जे.एस. वर्मा मेमोरियल कमेटी के और राज्यसभा के सांसद, आदरणीय विजय चौधरी जी, शशांक शेखर जी, इस अवसर पर कई हस्तियां यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय श्रीवास्तव जी, मेनन जी सहित अनेकों ऐसे लोग हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सुब्रहा वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, उनका भी यहाँ स्वागत है। मित्रों, जस्टिस वर्मा जैसा मैंने प्रारंभ में बताया मध्य प्रदेश की धरती से आते थे। अब विवेक जी भी कह रहे थे वो इतने सख्त और कठोर थे कि जूनियर उनके सामने थर थर कांपते थे, लेकिन अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा देश, मैं केवल न्याय जगत की बात नहीं कह रहा। उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1997 में महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला उनका एक बड़ा फैसला विशाखा केस में आया था। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, विशाखा केस की सुनवाई के दौरान कामकाजी बहनों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई वो आज पूरे देश में विशाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है। इस गाइडलाइन के आधार पर भारत की संसद ने क्रिमिनल लॉ में कई आवश्यक संशोधन किए थे। मित्रों, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं महिलाओं के हक में 2012 में उनकी कलम से जो अनुशंसाएं निकली उसके लिए तो ये देश जस्टिस वर्मा का सदैव ऋणी रहेगा। जस्टिस वर्मा ने निर्भया कांड के कलंक को धोने और ऐसी घटनाएं आगे ना हो इस दिशा में जो योगदान दिया है उसे ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। न्यायपालिका के क्षितिज के विस्तार में जस्टिस वर्मा जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा। 1912 में निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और तकलीफ की बात यह है कि आज भी इस तरह की घटना कभी कभी देश में घटती रहती है। इसके बाद क्रिमिनल लॉ में संशोधन के लिए जस्टिस वर्मा जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था जो कि वर्मा पैनल के नाम से जानी जाती है। इस पैनल द्वारा जो अनुशंसाएं की गई उनको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवश्यक संशोधन किए थे और वे कुछ ऐसे संशोधन हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में मैं केवल एक निवेदन, क्योंकि आज संयोग से न्यायपालिका भी है, विधायिका के भी कई मित्र यहाँ बैठे हुए हैं और कार्यपालिका के लोग भी कहीं ना कहीं भले कम संख्या में हो लेकिन आज यहाँ बैठे हुए हैं। सचमुच में हम सबके मन में एक बड़ी चिंता है। अभी अभी भोपाल में घटना घटी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। छोटी सी बेटी 3 साल की आया बस में थी, बावजूद इसके ड्राइवर ने अनैतिक आचरण किया। अब कई बार जब ऐसी घटनाएं घटती है तो समझ में नहीं आता कि कदम और कैसे उठाए जाएं। मैं आपको बताते हुए दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर
मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में शायद सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का एक मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। सजा कई लोगों को हुई, सजा कई लोगों को हुई। मैं समझता हूँ लगभग 76 लोगों को त्वरित फैसले करते हुए, और कई फैसलों में तो कोई 62 दिन में, मतलब एक रिकॉर्ड टाइम में न्यायपालिका ने फैसले किए। लेकिन वास्तविक फांसी तो होते होते वर्षों लग जाते हैं। देखिए, जब तक इस तरह की घटनाओं में कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल रहें, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम। और अंततः न्यायपालिका जिस पर देश का सबसे ज़्यादा भरोसा है। सचमुच में आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि आम आदमी आज भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है, भरोसा करता है। उसको लगता है कि कोर्ट में मामला है मतलब न्याय होगा ही होगा। और इसलिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि और तीनों, विशेषकर विधायिका को और न्यायपालिका को बैठ के सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस तरह के जो अपराध हैं उनको चिन्हित अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित करके और रिकॉर्ड समय में कैसे कठोर सजा दें, इसकी कोशिश भी करेंगे। हम लोग कुछ आउट ऑफ वे जाके भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। दुष्कर्मी हैं, कहीं उसका अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ दो, डरे तो, परेशान तो हो, इस तरह की चीज़ें भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पर एक बार और गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय की सीमा है। इसलिए अंत में विनम्रतापूर्वक एक निवेदन में और करना चाहता हूँ, जिसकी तरफ अब न्यायपालिका सचमुच में ध्यान दे रही है। न्याय की भाषा मातृभाषा क्यों नहीं हो सकती, ये हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज भी गांव का आदमी, आज भी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 92% लोग यहाँ अंग्रेजी नहीं जानते। और जब वो, विवेक जी अभी कह रहे थे कि जरा पढ़ के ही दस्तखत करना चाहिए, तो जो फैसला सुनता है बेचारा पढ़ ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है, तो उसको वकील के पास या अंग्रेजी जानने वाले के पास ही जाना पड़ेगा। देश में बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर विचार चल रहा है। और मैं दो लोगों को प्रणाम करना चाहूँगा। एक श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी में जाके सबसे पहले भाषण दिया था और भारत की मातृभाषा को प्रतिष्ठित किया। और दूसरे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, बिना किसी झिझक के दुनिया में कहीं भी जाए अपनी भाषा में बोलते हैं और सारे देश का सीना गर्व से फूल जाता है। तो